नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। पर्यावरण के ईवीएस की क्लास नंबर 47 की बात करेंगे। प्रत्येक क्लास का प्रत्येक सेशन प्रत्येक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, एनसीईआरटी के पैटर्न पर रहेंगे, एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ रहेंगे। और आज की क्लास में भी टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। जो 20 प्रश्न रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे जो आप लोगों की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टोटल हम आज की क्लास में 20 महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाजवाब क्लास होने वाली है। तो मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है अपने शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, कल के क्लास पे हमने 46 नंबर क्लास में एक मॉक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया था। बहुत सारे कमेंट आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का कमेंट करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। आप लोगों कमेंट में आंसर क्या आया था, आइए हम जान लेते हैं। आंसर पहले जान लेते हैं कि एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो उसका ट्रॉफिक स्तर क्या होगा। ट्रॉफिक स्तर जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। बहुत सारे कमेंट्स आए, लेकिन जिन्होंने पहला ऑप्शन किया था, जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो उसका ट्रॉफिक का स्तर जो है प्रथम स्तर होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए टॉप 20 क्वेश्चंस में से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। और इसके पहले दोस्तों 46 जो प्रैक्टिस सेट ये क्लास जो है कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्येक क्लास आपके ईवीएस के पैटर्न पर है, एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। तो यहाँ पर आप लोगों को आई बटन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जो सारी क्लासेज का प्लेलिस्ट मिलेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, क्योंकि ये राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। आइए शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न से। जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है, वह इंसेक्ट पौधे को खाता है, तो मोर क्या कहेंगे। मोर को प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, प्राथमिक अपघटक कहेंगे, अंतिम अपघटक कहेंगे, या भोजन पिरामिड का शीर्ष कहेंगे। प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है और इंसेक्ट पौधे को खाता है, मतलब यहाँ पे उल्टा दे दिया गया है। समझ रहे ना, प्राथमिक द्वितीयक से नहीं, अंतिम से लेके यहाँ पे फिर उत्पादक तक बात किया जा रहा है। तो मोर पर पूछा गया है, मोर को क्या कहेंगे, तो मोर यहाँ पे भोजन पिरामिड का शीर्ष कहला जाएगा। भोजन पिरामिड का शीर्ष कहला जाएगा मोर, अर्थात आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में यही उत्तर दिया होगा। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। किसी एक हाइड्रोसेयर में पौधे का सही अनुक्रम क्या होता है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेहतरीन ऑप्शन है। तो किसी एक हाइड्रोसेयर में पौधे का जो सही अनुक्रम होता है वह पिस्टिया, वॉल्वॉक्स, सर्पस, हाइड्रिला, बलूत, लेटेना। ध्यान दीजिएगा, पहला पिस्टिया और अंत में लेटना, ये आपको ध्यान देना। तीसरा प्रश्न है, विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है। विश्व आर्थिक मंच, यूएन मानव अधिकार परिषद, यूएन वुमन, या विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल जो सूचकांक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का जो श्रेणीकरण प्रदान करता है, वह विश्व आर्थिक मंच की बात करेंगे। प्रत्येक प्रश्न का आपका जो भी फीडबैक हो, कमेंट हो, जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। साथियों, 4 नंबर प्रश्न आ चुका है कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक होता है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से देखा जाए, पूर्वी घाटों और जो पश्चिमी घाट है, इनके बीच एक अच्छा संपर्क होने का जो रूप होगा वह किसका महत्व अधिक होगा। सत्यामंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र या सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, नल्लामला वन की बात करेंगे, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, या सेचलम जीव मंडल आरक्षित की बात करेंगे। 4 बेहतरीन ऑप्शन दिया गया है, 4 में से एक ही आपका सही होगा। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की बात की जा रही है, इनके बीच जो एक अच्छा संपर्क होने का स्वरूप या रूप किसका महत्व हो सकता है, वह होगा सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र।
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। पांचवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन सीमित का गठन किसके अधीन किया गया है? बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का यहाँ पे कमेंट करना है, फीडबैक करना है। आई होप प्रत्येक प्रश्न को भी आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो आइए इस प्रश्न को उत्तर जान लेते हैं क्या होने वाला है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति गठन की बात कर रहे हैं, किसके अधीन किया गया है? खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के, माल के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, पर्यावरण प्रोटेक्शन अधिनियम 1986 या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। देखिए दो चीज़ें आपने पढ़ा होगा, तीन चीज़ें 2006, 1986 और 1972, ये आपने सन पढ़ा होगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया है? तो पर्यावरण अधिनियम अर्थात पर्यावरण प्रोटेक्शन 1986, यहाँ पर साथियों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण अधिनियम 1986 क्या है? सभी लोग जानते हैं, पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का और उनसे संबंधित विषयों का उपलब्ध कराने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में जो जून 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था, जिसमें भारत ने भाग लिया था, यह निश्चय भी किया गया था कि मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। यह आवश्यक समझा गया कि पूर्वोक्त निर्णयों को, जहां तक उनका संबंध पर्यावरण संरक्षण और सुधार से था, मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, संपत्ति को होने वाले परिसंकट के निवारण से है, इन्हें लागू किया जाए। छठवां प्रश्न है, परितंत्र की बात करेंगे, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, किसे कहते हैं? व्हाट इज इकोसिस्टम? परितंत्र को किसे कहते हैं? एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले चीज़ों को परितंत्र कहा जाता है। यह इनके समुदाय का पृथ्वी पर वह भाग जो सजीवों जीवों द्वारा आवासित हो, या जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें रहते हों। यह हम बात कर रहे हैं किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति जात और प्राणी जात को। तो परितंत्र इकोसिस्टम किसे कहते हैं? जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न आ चुका है। भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वनों का संयोजन है? आपके उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, भावी अध्यापक अध्यापिका बनना, मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। भारत में जो मैंग्रोव वन की बात कर रहे हैं, सदापर्णी वन, पर्णपाती वन का जो संयोजन है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे। आठवां प्रश्न है, कौन सा एक प्राणी है जो समूह संकटापन जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई वन्य गधा, काश्मीरी महामग, चीतल, नीलगाय, ये सारे नाम आपके दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसी टाइप के एग्जाम पर पूछा जाएगा। ठीक है, अभी तक एक ही पूछा जाता था, लाल पांडा या कुछ ऐसा ऑप्शन में आ जाता था, लेकिन अब यहाँ पे झुंड में ऑप्शन आएगा। झुंड में ऑप्शन आएगा तभी आप लोग क्या होगा, टफ क्वेश्चन बनेगा। इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना होगा। तो ऐसा प्राणी समूह जो संकटापन जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है वह महान भारतीय, हम बात करेंगे सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पंडा और एशियाई वन्य गधा की बात करेंगे। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से फीडबैक कर रहे हों, कमेंट कर रहे होंगे। टॉप 20 में से ये आपका 9 नंबर प्रश्न है। कायिक कोशिका यूक्लीय अंतरण प्रौद्योगिकी, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? शायद हो सकता है प्रश्न पहली बार आप लोग फेस कर रहे होंगे। जैव डिम्बनाशी का उत्पादन, जैव निम्नीकरण, प्लास्टिक का निर्माण, जंतुओं के जननी क्लोनिंग या रोग मुक्त जीवों का उत्पादन। सभी कमेंट कीजिएगा। तो कायिक कोशिका न्यूक्लीय अंतरण प्रौद्योगिकी, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? जंतुओं को जननी क्लोनिंग की बात करेंगे, क्लोनिंग। सी ऑप्शन ध्यान दीजिएगा।
10वां प्रश्न है साथियों, ट्रांसक्रिप्टोम की बात करेंगे। ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? आपके जीनोम संपादन या जीनोम एडिटिंग के प्रयुक्त एंजाइमों की एक श्रेणी को, किसी जीव द्वारा अव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को, या जीन अव्यक्त की क्रियाविधि के वर्णन को, या कोशिकाओं में होने वाले आनुवांशिक परिवर्तनों की एक क्रियाविधि को। तो ट्रांसक्रिप्टोम की बात करें, किसे निर्दिष्ट करता है? तो किसी जीव द्वारा अव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को। ये ध्यान दीजिएगा, mRNA, ये आपको ध्यान देना है। आइए 10वां प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। 10 प्रश्न बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन होने वाले, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1 से 2, 3 से 4, 9 से 10, 4 से 5। देखिए, ना तो 1 से 2 तो अधिक हो सकती है, ना ही आपका सी ऑप्शन होगा। बचता है बी और डी वाला। कौन सा आप लोग चूज करेंगे? 50-50 हमने आपको एक ऑप्शन दे दिया। तो एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है? 4 से 5 कड़ियाँ हो सकती है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, परिस्थिति तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी? त्रिभुज, पिरामिड, स्तंभ, खटकोण। तो आप सभी लोग जानते हैं कि परिस्थिति तंत्र में जो है उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाता है, तो बनने वाली जो आकृति होती है वह पिरामिड कहला जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है, सदैव उल्टा होता है, कभी सीधा तो कभी उल्टा होता है, या अनियमित रहता है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। तो परिस्थिति तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वह सदैव सीधा होता है, आप सभी लोग जानते हैं। आइए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, या उत्पादक कहलाते हैं? प्रत्येक भाई बहन कमेंट आना चाहिए। टॉप 20 में से आपका फीडबैक कितना है, आपका स्कोर कितना है? 10+ है, 15 एबव, जितना भी हो आप लोग कमेंट कीजिए। तो समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए शाकाहारी, देखिए पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे, ये होते हैं उत्पादक। और उत्पादक को जो ग्रहण करते हैं वह कहलाते हैं हमारे प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो उसका ग्रहण करेंगे, उत्पादक को करते हैं, पेड़ पौधे हरे पत्तियों को करते हैं, तो वो शाकाहारी कहलाएंगे। तो समस्त शाकाहारी जीव जो है प्राथमिक उपभोक्ता पर कैटेगरी पर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है? मान लीजिए घास स्थल है, उसमें संख्या पिरामिड पूछा गया। सीधा होगा, उल्टा होगा, त्रिकोणी होगा, स्तंभ होता है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं। देखिए पिछला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह क्या पूछा गया था? परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड पूछा गया था, जो आपका पहला ऑप्शन सही था। ठीक है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है आपका? इसमें एक घास स्थल में संख्या पिरामिड जो कैसा होता है, ये भी आपका सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। अर्थात साथियों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, और इस क्लास को आपने लाइक भी अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का। साथियों जैव भार का उल्टा पिरामिड किस जो है परिस्थिति तंत्र की विशेषता है? अभी हमने पढ़ा कि सीधा पिरामिड, लेकिन अब आप बोलेंगे सर ये कैसा प्रश्न आ गया है? जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न है, इसीलिए कहते हैं प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से, पर्यावरण में 25+ का स्कोर प्राप्त करने की दृष्टि से। तो जैव भार का उल्टा पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र की विशेषता है? वर्षावन की, महासागर की, मरुस्थल की, डेल्टा की? सभी कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जैव भार का उल्टा पिरामिड जो जिस परिस्थिति तंत्र की विशेषता है वह साथियों किसकी बात करेंगे? महासागर की बात करेंगे। जी हाँ, जहाँ पर अथाह पानी होता है। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया, शेर सर्वाधिक ऊर्जा किस में होगी? शेर में होगी, भेड़िया में होगी, हिरण में होगी, या पादप में होगी? सभी कमेंट कीजिएगा। तो कोई एक खाद्य श्रृंखला है, उसमें पादप, हिरण, भेड़िया, शेर, ये 4 जीव दिए गए हैं। सर्वाधिक ऊर्जा किस में होगी? ये ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो उत्पादक होता है या ठीक है, उसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है।
लिंडमान का जो नियम है 10% का नियम क्या है कि जब पादप हिरण को खाता है तो हिरण जब भेड़िया को खाएगा भेड़िया शेर को 10% का नियम यही है। केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण ही होता है। तो इस खाद्य श्रृंखला में जो है सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? आपके पादप में होनी चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सबसे कम किसमें होनी चाहिए? शेर में होनी चाहिए। अगला प्रश्न, पादप हिरण भेड़िया व शेर निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी? देखिए जस्ट पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको बता दिया था कि पादप हिरण भेड़िया शेर में खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा पादप में होगी और सबसे कम ऊर्जा जो है शेर में होगी। इसलिए आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा होगा? शेर होगा, मेढक होगा, टिड्डा होगा, हिरण होगा। देखिए सभी लोग जानते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। हिरण किसको खाता है? पत्तियों को खाता है, पेड़ पौधों को खाता है। तो ये कौन सा आपका हो जाएगा उपभोक्ता? ये कहलाया जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डा भी क्या है? पेड़ पौधों को खाता है। ये भी हमारा क्या कहलाया जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। लेकिन मेढक क्या खाता है? टिड्डों को खाता है। मेढक खाता है टिड्डों को कि नहीं खाता है? तो मेढक यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा होगा? मेढक हो जाएगा। और प्राथमिक में टिड्डा और हिरण दोनों, जो पेड़ पौधे हरे पत्तियां खाते होंगे वह प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। तो यहाँ पे हिरण जो है शाकाहारी हो जाएगा। और द्वितीयक उपभोक्ता मेढक की बात करेंगे, बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। टॉप 20 में से 20वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होती है? उत्पादक पर समाप्त होती है, प्राथमिक उपभोक्ता पर, द्वितीयक उपभोक्ता पर या अपघटक पर समाप्त होती है। तो प्रत्येक जो खाद्य श्रृंखला होती है वह दोस्तों कहाँ पर समाप्त होती है? तो अपघटक पर समाप्त हो जाती है। किसकी बात करें? अपघटक पर जो है समाप्त हो जाती है। और शुरुआत किससे होती है? शुरुआत उत्पादक से होती है। उत्पादक से शुरुआत होती है और अपघटक पर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों, ये टॉप 20 क्वेश्चन में से आपका फीडबैक क्या है, आपका कमेंट क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी सारी क्लासेस, सारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, क्लास को ज्वाइन करें। और आपने अभी तक भी हमारे अपने टीटी फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इस परिवार का, अपने इस यूट्यूब चैनल का ऑनर बने। आप सभी लोग ऑनर हैं, इस टीटी फैमिली के ऑनर हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। सभी मित्रों को बेल आइकन प्रेस करें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो जाए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।